आज का युवा देश के सर्वांगीण विकास में कैसे सहयोग दे सकता है? और हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है कि अपने गांव की व्यवस्थाओं को ठीक करें। अपने अपने गांव ठीक होंगे तो हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा नहीं। भारत गांवों का देश है, गांव मजबूत होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की समाज में घंटा भूमिका लगने क्या वाला है? है। इसमें और कोई ऐसा काम आ गया किसी व्यक्ति का जिसका काम 5 मिनट में खत्म होने वाला है, और वो 1 घंटा मेरे 5 मिनट, उसके 5 मिनट के काम के लिए मेरे 1 घंटे के काम तक क्यों में बैठा? भूमिका क्या है? जी बिल्कुल सही। और वागड़ क्षेत्र में सामाजिक समरसता की दिशा में एक संयुक्त पहल कैसे संभव है? जैसे चलिए बच्चे की रुचि डॉक्टर बनने में नहीं है, लेकिन माता पिता उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। किसी और दिन आपका कालीन देखेंगे, अभी तो हमारे पाँव कीचड़ से सने हैं। मैंने उन बुराइयों को देखने के लिए युवाओं को स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। जब युवा आत्म अनुशासन को अपनाकर शिक्षा और सेवा का मार्ग चुनते हैं, तब न केवल राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव होता है, बल्कि वागड़ जैसी धरती पर भी सामाजिक समरसता की एक नई सुबह उगती है। अगर एक शिक्षक एक पीढ़ी गढ़ता है, तो एक शिक्षा अधिकारी पूरे समाज की दिशा तय करता है। आज द संदीप शो में हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो वागड़ की शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे हर गांव, हर बच्चे, हर अभिभावक तक पहुंचाने का जुनून रखते हैं। मनोज पाटीदार जी, जो गलियाकोट के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, अनुशासन, नवाचार और सामाजिक समरसता के माध्यम से शिक्षा को जन आंदोलन बना रहे हैं। और आज इस प्रेरणादायक बातचीत में हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का युवा देश के सर्वांगीण विकास में कैसे सहयोग दे सकता है? सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की समाज में भूमिका क्या है? और वागड़ क्षेत्र में सामाजिक समरसता की दिशा में एक संयुक्त पहल कैसे संभव है? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा, युवा और समाज की दिशा कैसे मिलकर बदली जा सकती है। सर, आपका द संदीप शो में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आज के युवा शिक्षा क्यों प्राप्त करें और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। सर, शिक्षा, आपने जब शिक्षा की बात की है तो सर आजकल शिक्षा को युवाओं ने एक महज रोजगार का माध्यम माना है। जी जी सर। मतलब रोज शिक्षा एक व्यवसायिक बतौर लोग इसको आजकल लेते हैं। जैसे बच्चे की रुचि डॉक्टर बनने में नहीं है, लेकिन माता पिता उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। किसी का बच्चा है वो कुछ और बनना चाहता है, तो माता पिता ने कहा, तो जो शिक्षा का जो मूल अवधारणा थी उससे वो अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा है सर। जी जी। तो शिक्षा जो गुरुकुलों में जो शिक्षा होती थी, वहाँ जो गुरुकुल में और आश्रम में रहकर बच्चा उस वातावरण में जो सीखता था, उसकी जो मूल अवधारणा थी वो व्यक्तित्व निर्माण थी। बच्चा उस माहौल में अपने आप को ढालता और बच्चे की योग्यता के अनुसार वो बच्चा अपने उस क्षेत्र का चयन करता, और उसके बाद जो चयन होता था जी उसमें बच्चा बड़ा निष्णात होता था, उस काम को बड़ी दक्षता से करता था। जी सर। अब आप देख लीजिए, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, माता पिता ने डॉक्टर बनाया। अब वो जिसके साथ काम करेगा उसको वो, आप समझ सकते हो उस बात को कि उस काम में कितना वो दक्ष होगा जिसमें उसकी रुचि नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से शिक्षा कोई रोजगार का साधन नहीं है, शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का एक अंग है। जी सर बिल्कुल। तो और वो व्यक्ति की आवश्यकता समाज को है। वो बाद वाले समय में वही शिक्षा समाज में जाने वाली है उस व्यक्ति के मार्फत, और वो समाज के साथ काम करने वाला है। जी बिल्कुल। तो वह जो शिक्षा है वो समाज निर्माण का भी अंग है, और जब समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो शिक्षा से राष्ट्र निर्माण भी होता है, ऐसा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे जो विचार से शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का एक साधन है। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषित भी किया है जी जी। कि शिक्षा सर्वांगीण विकास लाती है, शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन मूल रूप से शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, आज के युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं? सर, मैं
अपने विचार से ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा युवाओं में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो युवा हैं वो अभी मैं अपने कह चुका हूँ कि वो रोजगार परक शिक्षा हो गई है। जी जी तो आप देख लीजिए आजकल बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है। जी युवा न चाहते हुए भी किताबों में अपना आप को उलझाए रखा है। उसको जिस चीज़ में आनंद नहीं आ रहा है वो अपने माता पिता के लिए, अपने घर के लिए, अपने आजीविका के लिए वो उन किताबों में एक बार हो सकता है वह प्रतियोगी परीक्षा में असफल रहा तो मानसिक उसको अवसाद में भी आया, वो तनाव में भी रहता है। जी तो ऐसा मानता हूँ, मेरा खुद का ऐसा विचार है कि उसकी जो उस युवान की जो एक अच्छी जो युवा के उसके चरित्र और उसके व्यक्तित्व निर्माण में एक जो आयु है उसको वो एक कमरे में बंद कर उस किताबों के बीच ढोता रहता है। उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि वो नौकरी लेना उसके परिवार की बहुत महती आवश्यकता है जी सर। और जब असफल होता है एक बार और दो बार तो उस दौरान वैकेंसी का अंतराल भी रहता है 2-3 साल। जी जी तो शिक्षा को उसने रोजगार का माध्यम बनाया और अपने जीवन के कोई 10 साल स्वर्णिम जो 10 साल 10 वर्ष है उसमें उसने व्यतीत कर दिए साहब। जी और उसके जो वो बाद में अगर सफल होता है तो ठीक है, उसका जीवन चल पाता है। लेकिन कुछ कुछ असफल भी होते हैं तो उनका जीवन अस्त व्यस्त सा हो जाता है। तो उनके सामने बड़ी बड़ी समस्या है। शिक्षा में वो रोजगार लेना चाहता है केवल। तो हमने बहुत से प्लेटफॉर्म में देखा होगा, चाहे फिल्म के माध्यम से देखा होगा, चाहे कहानियों के माध्यम से देखा होगा, चाहे समाज में हम देखते भी हैं। तो ये युवाओं की बड़ी समस्या है। लेकिन युवा न आखिर में करे क्या? ये वो अपने आप को उस आसपास की जो भौतिकवादी युग है उसके जी साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है वो, और इसलिए भी उसको रोजगार की जरूरत है। और समाज भी अ, जो आजकल ऐसा सभी समाजों में कि नौकरी अगर उसने प्राप्त कर ली तो मानो उसको कोई सुखद कोई कुर्सी या सुखद उसको कोई अनुभूति का वो आनंद उसमें अनुभूति महसूस करता है। लेकिन वास्तव ऐसा नहीं है। वास्तव में परिस्थितियाँ भिन्न है। लेकिन आपने जब समस्या पूछी है तो मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी समस्या है कि शिक्षा को आजकल एक शब्द में कहें तो रोजगार परक शिक्षा, उस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा और सभी उसके पीछे लगे हुए हैं। जी। सर एक कैसे एक पढ़ा लिखा हुआ युवा अपने गांव के विकास में योगदान दे सकता है? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एक पढ़ा लिखा युवा है वो अपने गांव में कैसे योगदान दे सकता है उस गांव को। अभी एक पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा मंदिर मेरी अयोध्या। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा लेकर व्यक्ति शहरों में रहे, हाईटेक सिटी में रहे जी और अपने आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा भी है कि गांव में जो आनंद है, ऐसा नहीं है मैं शहरों की बात को नकारता हूँ या शहरों के बहुत से की अपनी वहाँ नौकरी व्यवसाय है, अपने परिवार बच्चे पढ़ते हैं इसलिए जाते भी हैं। लेकिन जो आपने गांव के परिप्रेक्ष्य में जब मुझे पूछा है तो मैं चाहता हूँ कि गांव का जो बौद्धिक संपदा है, गांव की जो प्राकृतिक संपदा है, गांव की जो आर्थिक संपदा है और वो गांव के विकास में काम करे। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर गांव में कोई शिक्षक है, गांव के बच्चों को पढ़ाए, गांव के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं और विविध उनके जो रुचि है जिन फील्ड में उनकी ओर जाने के लिए रास्ता बताएं, जी तो हो सकता है कि वो शिक्षक हैं तो उस क्षेत्र में अपना योगदान दें। गांव में एक इंजीनियर है, गांव की नालियों का पानी बह रहा है तो उस पानियों का निस्तारण कैसे करें, उस पानी को बाहर निकालने के लिए क्या आइडिया लगाए जा सकते हैं, तो गांव का कोई इंजीनियर गांव में सहयोग प्रदान करेगा। जी और गांव में कोई डॉक्टर है, देर सवेर कोई बीमार हो गया, गांव का डॉक्टर है, भले दिन को अपने व्यवसाय में कहीं भी जाए तो अपने उस नौकरी पेशे में जाता होगा, लेकिन जब गांव का है तो गांव में सहयोग देगा। ऐसा कोई गांव का कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, वो अपने व्यवसाय को पूरे क्षेत्र में चलाता होगा, लेकिन जब वो गांव को जरूरत होगी उसके साधनों की,
उसके पास कोई साधन है जो गांव के उपयोग में आ सकता है, तो वो सहर्ष अपने गांव में लगाता है। मैं मेरे गांव की उदाहरण बताऊं आपको, मैं भैमई का रहने वाला हूं। हमारे एक शिक्षक है, वो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं जी गांव में। ऐसे ही हमारे एक व्यवसायिक है, वो अपने जेसीबी ट्रैक्टर जब गांव को जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ देते भी हैं। ऐसे हमारे एक गांव के चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक एक्सपर्ट हैं, तो वो उसके बारे में जो है आदरणीय गणेश जी, वो होली पर उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया कि जब कोई संकट आ जाए प्राकृतिक स्वास्थ्य के मामले में, जी किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, किसी को सांप ने काट लिया, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, गांव के और डॉक्टरों को साथ में जोड़ा। ऐसे ही हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो अपने गांव में अपने जो शिक्षा जो ग्रहण की है और जिसमें वो निष्णात हैं, उसमें वो अपने गांव को सहयोग दे सकते हैं और गांव को बेहतर बना सकते हैं। अपने गांव को उस शिक्षा का लाभ दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सर आप यही कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जब एक युवा राजकीय सेवा में हो या अपने प्राइवेट में कहीं पे भी अपने कार्य कर रहा हो, पर वो अपने परिवार तक सीमित ना रहकर पूरे गांव के लिए वो कार्य करे। ये तो सर माता पिता की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास करें कि वो समाज के क्या काम आने वाला, ये तो उसके माता पिता को पहले से ही सोचना चाहिए जी कि बिल्कुल ये सही बात। आने वाले समय में मेरा बच्चा है, वो आने वाले समय में समाज के उपयोगी किस तरह होगा, ये समाज के बीच जाकर ऐसे क्या सेवा कार्य करेगा, मुझे इसको किस तरह से तैयार करना है। जी मुझे इस तरह से नहीं कि ये बच्चे जो मेरा बच्चा है वो पढ़ के ये नौकरी ले लेगा, ये कर देगा, उससे ऊपर जाके सोचना पड़ेगा। प्रारंभ में तो प्राचीन काल में मैंने बहुत सी जगह पढ़ा है कि बच्चे के जन्म के पहले ही ये तय करना जी कि आपने कथाओं में पढ़ा भी होगा आपने जी जी बिल्कुल कि सर। ये जो दानवीय जो शक्तियां हैं इसके दूर करने के लिए कि ये जन्म लेने वाला है। हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो नियोजित तरीके से उन्होंने जन्म लिया। जन्म लिया। भगवान राम की बात करें या भगवान राम के जन्म में अथवा उन्होंने उनके वन गमन की बात करें, सब नियोजित था कि क्यों वन में जाना पड़ेगा, वहाँ क्या है जो आसुरी शक्तियां हैं वो जो ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालती है। जी जी तो पहले से नियोजित होता था, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी बच्चा जन्म लेने के बाद उसका जो व्यक्तित्व निर्माण है वो हम समाज के उपयोगी कैसे बने, उसको लेकर हम सबकी जिम्मेदारी है, हमको ऐसा उसका व्यक्तित्व बनाना चाहिए। जी सर बिल्कुल। सर युवाओं को अपने ज्ञान का उपयोग करके समाज में व्याप्त असमानता या कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ आपने कुरीतियों की बात की है, तो कुछ लोगों ने अपनी परंपराओं को कुरीतियां माना, मैं व्यक्तिगत उससे सहमत नहीं हूं। कुछ परंपराएं हैं, जी परंपराओं का निर्वहन, वो जो परंपराएं जिन लोगों ने विकसित की है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की है। जी कोई पूछता है कि भाई कोई एक परंपरा है और आज की वो हम मॉडर्न जमाने के आधुनिक तरीका का अपने आप को मानते हैं, तो आज अपने को वो कुरीति रखती होगी। जी लेकिन हमको कुरीतियां और परंपराओं में अंतर समझना पड़ेगा। जी कुछ परंपराएं ऐसी बनी हुई है जो हमारे आध्यात्मिक जो वातावरण है उसको बनाने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। कुछ परंपराएं ऐसी बनी है जो हमारे पारिवारिक संरचना को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो गांव के संगठन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो उन परंपराओं को हमें समझना पड़ेगा कि परंपराएं क्या है और कुरीतियां क्या है। उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से हम देखेंगे तो हमको वो अंतर समझ में आएगा। बाकी हम कुछ परंपराओं को कुरीतियों का जो उसमें चोला पहना देंगे और कुरीतियों को दूर करने की बात कहेंगे, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। और जो कुरीतियां हैं, वास्तव में जो कुरीतियां हैं उनको, और जो थी, जो बहुत पहले तो नहीं आई, कुछ मध्यकाल में कुछ आई होंगी, तो उस कुरीतियों को हमको अपने तरीके से समाज को अपने बातों से सहमत कराकर उस सभी को सहयोग से उन कुरीतियों को मिटाना चाहिए। आपने एक असमानता की बात कही है, ये अभी प्रासंगिक भी है जी कि अभी
ऐसा माना जाता है कि ऊंच नीच का भाव, छुआछूत का भाव, जाति भेद, तो ये बीच के दौर में आई, हमारे समाज में पूर्व में नहीं थी ये। नहीं थी। हमारे जब समाज में जब हम उसकी जब जड़ तक पहुंचते हैं तो ये हमारे कहीं आज तक हमारे समाज का अंग रही नहीं। नहीं। लेकिन बीच में कुछ आक्रांता आए, उन्होंने समाज में ऐसी कुछ बुराइयां फैलाई, तो उस समय ये आई। जी जी तो ये हमारी समस्या है जो अभी आजकल हमारे वागड़ क्षेत्र की भी बनी हुई है, सब जगह है। लेकिन उन समस्याओं को जो ये जो है, क्या मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें क्या मैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे समाज में का किसी जाति पंथ का हो, क्या उस थाली में खिला सकता हूँ, मैं उस थाली में खा सकता हूँ। हमारे घर में कोई आता है बाहर से, क्या हमारे लिए दो प्रकार के लोटे तो नहीं है, जिसको एक लोटे में अलग पानी देना, हमारे ऐसी व्यवस्था हमारे घर में तो नहीं है। ऐसको इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और ये ऐसा लगता है कि इस पर हम काम करेंगे तो जी हम समरस युक्त वातावरण बना सकते हैं। सबको सबको अपने समान बंधु मानकर, सबको गले लगाकर अगर हम आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे तो हमारा समाज मजबूत करेंगे और राष्ट्र को हम मजबूत कर पाएंगे। इसलिए जो हमारी जो भेदभाव के जो भाव है, असमानता, जो जातिगत असमानता हम जिसको मानते हैं तथाकथित, उस असमानता को दूर करना और सभी में समरस युक्त भाव बनाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल सर। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे शिक्षा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग समाज और देश के सर्वांगीण विकास में कर सकें? अभी सर मेरा यूँ मानना है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यक्तिगत समाज को सामने रखकर या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो समाज में दूरियां बनाना चाह रहे हैं जी सर। तो उसमें क्या है कि उन युवाओं की जिम्मेदारी है जो जो ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसे जो युवा हैं कि जो बोलते नहीं है अच्छे के पक्ष में, तो उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा। उनको इस समस्या को दूर करने के लिए जो ऐसा कहते हैं कि 10% जो लोग हैं जो उसमें विकार उत्पन्न करते हैं, जी वो बहुत स्पीड है उनके काम करने की। जी लेकिन हम 90% लोग सज्जन हैं, जिसको कहते हैं सज्जन शक्ति, वो चुप रहती है। तो अगर सज्जन शक्ति चुप रहेगी तो 10% ऐसे जो हैं दुर्जन शक्ति, जी वो अपना ऐसे जो बुरी जो अपना विचार है उसमें सफल हो जाएंगे। जी तो हम सबको बोलना पड़ेगा, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम उससे किस तरह से उसको दूर करते हुए जी जी हम सब समाज, पूरे समाज में अच्छा वातावरण फैलाए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे शिक्षा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग समाज और देश के सर्वांगीण विकास में कर सकें? ऐसा दो पंक्तियां इस संबंध में मुझे याद आती है, किसी और दिन आपका कालीन देखेंगे, अभी तो हमारे पांव कीचड़ से सने हैं। मने उन बुराइयों को देखने के लिए युवाओं को स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। अपने अंदर जो हम उसको लिए हम एक, मैंने जैसे पहले कहा कि व्यक्तित्व निर्माण, हमारे व्यक्तित्व को ऐसा हमको परफेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी स्वीकार्यता रहे। तो युवा खुद से शुरुआत करें। खुद से शुरुआत करके जब वो समाज के बीच जाएंगे, ऐसा होता है कि 10% जो दुर्जन शक्ति है जी वो समाज में एक नैरेटिव फैलाती है, नकारात्मक बातें फैलाते हैं जी और बिल्कुल वो सर। सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस बात को बार बार अपने तरीके से नए कलेवर में लाकर कुतर्कों से रखते हैं। जी लेकिन होता क्या है कि जो अ, सज्जन जो शक्ति है, जो समाज के जो सज्जन शक्ति है, वो उसके खिलाफ अथवा उसके सामने मुखर नहीं होती है जी कि इसमें कौन इस पचड़े में पड़े। तो सज्जन शक्ति को खोलकर सामने आकर उन दुर्जन शक्तियाँ के जो ऐसे समाज को तोड़ने वाले, समाज को बिखरने वाले ऐसे जो भाव है, उसका विरोध करना पड़ेगा। और उस विरोध के जो फलस्वरूप जो सामने अगर अपनी बात रखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे तो वही भाव बढ़ते रहेंगे। तो खुलकर युवाओं को बोलना पड़ेगा कि उन जो ऐसी जो शक्तियाँ जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करती हैं, जी समाज को तोड़ने की बात करती है, मुखर होकर बोलना पड़ेगा जी हमको। जी और बोलने के बाद वो जो 10% ऐसे लोग हैं वो चुप होंगे और उसमें से
एक ऐसा बात लेकर सामने आना चाहिए हम सबको, जिससे समाज ये माने कि हाँ ये तो सही है और ये गलत। इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। पर सर इसमें ये होता है कि जैसे कि किसी गांव में आपने बताया कि 90% सज्जन लोग रहते हैं और 10% दुर्जन लोग रहते हैं, पर 90% में मुश्किल से 5% ही ऐसे लोग होते हैं जो उनका विरोध कर सके। अब जैसे ही उन्होंने उन लोगों का विरोध किया तो वो आपसी एक दुश्मनी या वैमनस्य का पार्ट बन जाते हैं। तो ये इस चीज़ के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने प्राचीन कथाओं में पढ़ा है, जी जी धर्म और धर्म की बात पढ़ी है, संख्या में कम हो सकते हैं, जी जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी और आप देखेंगे तो पहले ऐसे बहुत उदाहरण मिले हैं, मिल बिल्कुल। लेकिन सत्य अडिग रहता है, सत्य को आप हिला नहीं सकते। जी जी तो उस समय हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई ये लोग कौन हैं, ये कैसे हैं। आपने पूरा समाज जानता है। महाभारत का युद्ध का हम उदाहरण लें जी कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उसमें संख्या का मायना नहीं था, जी उसमें रिश्तों का भी मायना नहीं था, जी रिश्तों का जी भी मायना नहीं था, जी सर। संख्या का भी मायना नहीं था, मायना था धर्म और अधर्म का। जी तो आके बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा सामने। उसमें ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे निकट रिश्तेदार हैं, ये जब गलत बात कर रहे हैं हमको करनी चाहिए, ये इस में सबको लोगों को सामने आना पड़ेगा। मतलब गांव के विकास के लिए मतलब किसी को तो बुरा बनना है, बुरा ही बनना पड़ेगा। हाँ, बुरा बनना है मतलब किसी बिल्कुल। को। हाँ। हाँ सर अपन अब बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन अगर एक व्यक्ति खुद समझ रहा है तो कहीं ना कहीं देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति में आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना क्यों आवश्यक है। अभी इस बात की चर्चा जो हुई कि शुरुआत खुद से करना, जी कोई किसी की बात क्यों माने। जब आप ये बात, जैसे मैंने खुद ने आजकल कागज के कप में चाय पीना बंद कर दिया। जी तो अब मैंने बंद किया तो मैं चाहूँगा मेरे घर पे आए उनको भी मैं कागज के कप में चाय नहीं 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 पिलाऊं। तो ये खुद को समझना पड़ेगा कि भाई मैं जब पसंद नहीं करता हूँ जो बात कागज के कप में चाय पीने की, तो मैं किसी को नहीं पिलाऊं। ठीक है ना। तो हमने बहुत सारे उदाहरण सुने कि जब व्यसन के गुड़ छोड़ने, एक महिला वो गई और गुड़ छोड़ने की बात की तो पहले बिल्कुल उन्होंने छोड़ा फिर कहा। तो हम आग्रह तभी कर पाएंगे, मैं उस विषय पर, मैं मान लो व्यसन करता हूँ तो मैं व्यसन मुक्ति पर नहीं बोल सकता, जी जी तो मुझे व्यसन से दूर रहना पड़ेगा। जी मैं एक तरफ व्यसन करता हूँ और फिर मैं व्यसन मुक्ति की बात समाज में जाके करूँगा तो शायद समाज इसको स्वीकार नहीं नहीं करेगा। करेगी। कमियां मुझ में भी हो सकती हैं, कमियां सब में हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सब 100% कोई व्यक्ति सही है। जी जी अगर सब 100% व्यक्ति, अगर सारा उसमें कोई कमी नहीं होती तो वो देवता बन जाता। बन जाए। हम तो मानव हैं, कमियां होती हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हमें दो चार आदतें अच्छी रहें, दो चार आदतें किसी और से। ऐसा हम व्यक्तिगत, इसको कहते हैं नागरिक शिष्टाचार, कि हर व्यक्ति को यथासंभव कोशिश करनी चाहिए नागरिक शिष्टाचार का पालन करें। चाहे वो सड़क पर चल रहे हैं, चाहे लाइन में खड़े हैं, चाहे कहीं और हैं। तो हम बैठे हैं, हम जैसे कहीं हमारे कर्मस्थली पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है छोटी सी बात के लिए, तो हमारा शिष्टाचार ये कहता है कि पहले उनका काम करें, फिर हम हमारा लंच करने बैठे या कोई काम अपना है व्यक्तिगत, जी जी उसको बाद में कर सकते हैं। तो हमको पहले उनका काम, जो बुजुर्ग हैं जो उनका काम कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं और उनको, अगर इन बातों को अपन करते हैं तो मन बड़ा आनंदित भी रहता है। जी बिल्कुल सही बात है सर। प्लास्टिक का उपयोग न करना, यह छोटी सी आदत सामूहिक रूप से समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल सकती है। अभी प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना, उस पर हम बात करेंगे। जी मैं प्लास्टिक की थैली लेकर आता हूँ घर पे, तो मुझे तो सुविधा हुई, मैंने प्लास्टिक की थैली लाया घर पे, और फिर वो गई कहाँ उसकी चिंता हमने नहीं की। नहीं वो ढेरों बंदी शहरों में आपने देखा भी होता, गाय को जब कुछ वहाँ आसपास नहीं मिलता है तो गाय माता, गौ माता उसको खा जाती है। खा जाती है। और आजकल तो बहुत से संगठन
इसके लिए कार्य हाँ, कर रहे हैं, गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन हमको दूसरों को क्या प्रभावित कर रहा है, ये हमारी जो छोटी सी आदत है, आदत है। उससे दूसरों को क्या लाभ होने वाला है। जी, तो क्यों हम उसको क्यों नहीं अपनाएं, हमको जी, अपनाना चाहिए। जी, जी, हमारे कारण किसी को अगर कोई कि ये प्लास्टिक का उपयोग कर रहा हूँ मैं, गौ जी, माता हमारी इस प्लास्टिक को खा रही है, और उसका जो नस्ल है, उसके जो आने वाले जो जीवन है उसमें संकटमय है। तो ऐसे प्लास्टिक को जो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाती है, जी, बिल्कुल। तो उस प्रकृति को जो जिस प्रकृति में गोद में हम खेले कूदे बड़े हुए, उस धरती माता के प्रति भी हमारा जो ऋण है, उसको भी ऋण होने के लिए हमें प्लास्टिक मुक्त वातावरण करना पड़ेगा, और ये शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। मैंने अभी कहा ही, खुद से शुरुआत करेंगे तो हम उस पर बोल पाएंगे। तो सबसे ऐसा आग्रह भी करना चाहिए, लेकिन आग्रह करने के पहले खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा, जी। इसके बाद ही हम आग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो हमें विकसित होगी। तो सर अपन इसके लिए ये कर सकते हैं कि कभी भी जैसे कि सब्जी मार्केट में सब्जी के लिए जाए तो घर पे एक कपड़े की थैली तैयार करवा सकते हैं कि जब भी सब्जी लेने जाना है कपड़े की थैली लेके जाए। दूसरी चीज़, ग्रोसरी का सामान लेना जाना है तभी मतलब वो अपने कपड़े की थैली बनाकर इसको ले सकते हैं। मतलब गुरुदेव ने कहा है कि अपना सुधारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो इसके माध्यम से अपन चल सकते हैं। सर, जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो क्या वह केवल कानून का उल्लंघन करता है या समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों से विमुख होता है? सर, कोई व्यक्ति ट्रैफिक की जब बात करते हैं तो मुझे इसमें बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैफिक को तोड़ना खुद के लिए भी खतरा है। सामने वाले के लिए खतरा है ही, लेकिन खुद के लिए भी खतरा है। लगता है हमने हेलमेट नहीं पहन रखा है, पुलिस वालों का नाराजगी होती है, मेरे को भी होती होगी, जी, लेकिन वो रोक किसके लिए रहे? स्वयं हमारे स्वयं लिए, के लिए। हमारे। हमारे घर पे हमारा इंतजार कर रहे हैं बहुत से लोग, और जब हादसा हो जाता है इसके बाद बात करने से हम अ, कोई लाभ होता नहीं है। इससे तो अच्छा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कभी ऐसा रहता है कि बुरा लगता है मन को, जी, जी, सबको लगता है, मेरे को भी लगता है, कभी कहीं जाते हैं जी, कार में तो मेरे को रोकते होंगे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए सर, कोशिश करने जी, वालों की हार हार नहीं। नहीं होती। इसलिए हमको नागरिक शिष्टाचार की ये एक विषय है जी, बिल्कुल कि सर। ट्रैफिक नियमों का पालन करना। तो सर, परिवहन नियमों का पालन करने से समाज में किस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है? कभी कभी आप एक प्रयोग करना चाहिए अपने पर कि मैं एक ही नियम को पालूंगा। अभी जैसे मैंने बात की प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीना, तो उसमें कितनी बाधाएं आती है आपको लगता होगा। मैं अभी एक दिन महिपाल विद्यालय में गया था, तो वहाँ मेरे एक मित्र हैं नवनीत जी और देवेंद्र जी भट्ट। तो मैं गया था वहाँ, तो अनायास गया तो सर आए, चाय मंगवाई मेरे लिए। तो मैंने कहा चाय नहीं पीते सर, चाय नहीं पीते, लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर नहीं। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि नहीं, मैं वो प्लास्टिक का वो कागज़ का कप ले आएगा, तो मैं इसमें चाय आजकल मैंने बंद कर दी है। देखते हैं कितने दिन हम हमारे को बात करके रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो नवनीत जी और देवेंद्र जी की इच्छा शक्ति इतनी कि वो मुझे बिठाकर तुरंत बाजार गए, और बाजार वो कप सेट लेकर आए। कहा कि नहीं, हम आज से हम भी उस कागज के कप में पियेंगे नहीं। नहीं। तो फिर वो कप सेट लेकर आए, इसको धोया, चाय वालों को बुलाया, उसमें मुझे चाय दी। तो वहां से निकलने के बाद मैं रास्ते पर से सोच रहा था, और मेरा मन आनंदित हो रहा था। आनंद क्या हो रहा है, होता है, वो मेरा मन आनंदित हो रहा था कि मैं कब तक इसको अपना पाऊंगा। तो ऐसी छोटी छोटी अवसर जब आते हैं तो मन अपना आनंदित होता है। जी, बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि सर आपने वो हेलमेट वाली बात कही थी, तो आज अपन जैसे व्हाट्सअप या सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि दो जने का एक्सीडेंट हुआ और एक की डेथ हो गई। तो जहाँ तक 99 पॉइंट अपन यही सुनते हैं कि उसने हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो हेलमेट और सीट बेल्ट तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सर, क्या आपको लगता है कि अगर हर व्यक्ति छोटे छोटे नियमों का पालन करे तो देश में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है? मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बहुत सारा नहीं, हम कोई एक नियम तय करें। मैंने मेरे मेरे विचार है
कि आप 10 नियमों की पालना मत करो। सब में करना है, बहुत जरूरी है, लेकिन एक के प्रति सख्त हो जाओ। नहीं, ये नहीं, मैं ऐसा नहीं जी करूँगा। जी बिल्कुल। नहीं, मैं व्यसन मुक्त हो जाऊंगा। मतलब किसी भी हाल में मैं व्यसन वाली चीज नहीं लूंगा। जी ऐसा एक जो चीज है उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हो जाए तो हमको पता चलेगा कि भी छोटे छोटे नियम का पालन करना कितना आसान होता है। जी बिल्कुल। कि बहुत बड़ी बात लगती है हमको कभी, लेकिन हमको एक से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने दक्षता हासिल की, हम जी कल को दूसरा अपनाएंगे, दूसरा एक अच्छा गुड हैबिट जिसको क्या अच्छी आदत को अपनाएंगे, जी कल बिल्कुल। तीसरी हटाएंगे। तो लगता है कि हम धीरे धीरे अपने परिष्कार, मैंने कहा बुराइयां सब में रहती है, लेकिन हम सोचेंगे बैठ के कि मुझे किसका अभी किस बात को लेना है प्राथमिकता से, जी ऐसे एक एक बात लेकर ऐसे दूर उसको कर सकते हैं। जी सर, सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जो आम लोगों को आसान लगे? ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कहीं आप देख रहे हो कोई चीज़, आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में बहुत नुकसानदेह है, अथवा ये मेरे से ज़्यादा दूसरों के लिए नुकसानदेह है। जब भी मैं जैसे मेरे ऑफिस में काम करता हूँ जी और वहाँ मैं कोई 1 घंटे का काम लेकर बैठा हुआ हूँ, जी वो काम समाप्त होने में मेरे 1 घंटा लगने वाला है। इस बीच कोई ऐसा काम आ गया किसी व्यक्ति का जिसका काम 5 मिनट में खत्म होने वाला है, और वो 1 घंटा मेरे 5 मिनट, उसके 5 मिनट के काम के लिए मेरे 1 घंटे के काम तक क्यों बैठा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है एक ये। छोटी सी बात है। तो मुझे चाहिए कि मैं अपना काम रोक कर 5 मिनट का काम उसके निपटा कर मेरा वापस काम शुरू शुरू कर सकते हैं। करूं। तो एक छोटी सी आदत है सर, लेकिन इस छोटी सी आदत से बहुत से लोग परेशानी से बच जाएंगे। बच जाएंगे। तो ऐसा आपको लगता है कि मेरे कारण लोग ये तो मैं ऑफिस का उदाहरण दे रहा हूँ, कोई ऐसा व्यापारी हो सकता है, कोई ऐसा आप जिस क्षेत्र में काम करते हो वहाँ कोई हो सकता है। मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे कारण लोग जो इस फील्ड में जो मैं जिस क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मेरे जॉब के कारण, वहाँ मेरे जॉब के कारण कितने लोग मेरे से परेशान होते हैं। जी अगर हर व्यक्ति सोचेगा तो अपने कर्मस्थली पर एक एक गुड हैबिट अच्छी ऐसा विकसित करेगा, जी तो शायद सब एक दूसरे की मदद करने में एक श्रृंखला बन जाएगी, चैनल बनेगा चैनल बन जाएगा। कि दूसरा भी उस काम को अपनाने में मदद करेगा। और ये मैंने देखा भी है सर व्यक्तिगत, मैं कहीं कहीं ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे सरलता से और बड़ी स्नेह का भाव मिलता है, तो मुझे लगता है मेरे में बुराई है, मैं ऐसा शायद व्यवहार नहीं करता हूँ नहीं। जिसने मेरे को ऑफिस में बड़ी सहजता से बिठाया, काम किया और मुझे वापस रवाना किया। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिलती है, यार मैं कभी मेरा मूड ठीक नहीं है तो नहीं करता हूँ ऐसा, तब अपने आप को अपन को रोकते हैं, जी नहीं यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए। करना तो चाहिए। एक श्रृंखला बन सकती है इससे। जी बिल्कुल सर। सर अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, सामाजिक समरसता पे। ऐसे कौन से सामाजिक विषय हैं जो सभी समाजों को समान रूप से प्रभावित करते हैं और जिन पर मिलकर कार्य किया जा सकता है? सर दुनिया में सब लोगों में सब चीज़ों में भिन्नता है। आप आर्थिक रूप से देखने जाओगे तो ऊंच नीच का भाव है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई मध्यम है। आप बौद्धिक संपदा की बात करेंगे तो भी है, किसी का नॉलेज ज़्यादा है, किसी का नॉलेज कम है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई जी अनपढ़, जी जी और भी बहुत भौतिकवादी जो वस्तु है उसमें भी जी जी ऊपर नीचे है। लेकिन सर एक चीज आप बता सकते हैं जो सब में कॉमन है, सब में एक जैसी है, वो क्या है? स्वाभिमान। जी वो गरीब में भी उतनी ही मात्रा में है जितना अमीर में है। जी सर। बुद्धिमान व्यक्ति जो समझता है या अपने को जो तथाकथित जो शिक्षित समझता है उसमें भी उतना है, जो अशिक्षित में भी इतना ही इतना। स्वाभिमान है। तो वो जो एक कॉमन चीज है जी स्वाभिमान। जेठना के हमारे एक मित्र हैं महेश जी, जो कविताएं लिखते हैं, उन्होंने अभी हाल में एक कविता लिखकर मुझे समीक्षा के लिए कहा था। तो उसमें मैंने उनको अभी समीक्षा भेजनी बाकी है, उसमें मैंने एक कॉमन चीज पकड़ी कि स्वाभिमान जो है ना वो सब में एक जैसा है। तो असमानता, अगर सामाजिक क्षेत्र में असमानता है तो कोई स्वीकार्यता उसकी नहीं है, चाहे वो किसी जाति से हो। तो हमको जो सोचना पड़ेगा, जो तथाकथित ऊंच नीच का भाव रखने वाले हैं उनका उनको इस बात से
दूर करना पड़ेगा इन बाह को। समाज समरस हो जाए, समाज में समानता है, समाज एक साथ बैठकर खाना खाए, समाज अपने घर में अपन जहाँ खाने खाते हैं वहाँ लाकर जो तथाकथित लोग जिसको ऊंच नीच में समझते हैं शायद, जी 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 वो लोग वो अपने किचन तक, अपने रसोई घर तक आकर बड़े स्नेह से अपने साथ बैठे, हम उनके साथ बैठे। तो जो भेदभाव, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति सब मनुष्य को एक साथ एक जैसा जी जी बनाया। बिल्कुल सर। भेदभाव किसने पैदा किया? मान हमारे अहंकार ने। हमारे अंदर जो अहंकार है उसने ये भेदभाव पैदा किया है। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये, लेकिन यत्नपूर्वक हम सबकी जिम्मेदारी है उस जी असमानता को दूर करें, और ऐसा कि सब भारत माता की संतानें हैं, सब हम एक समान रहकर भाईचारे के साथ व्यवहार कर एक साथ रहें, तो जो जीवन का ऐसा कहते हैं कि जो आनंद है वो उसमें व्याप्त हो सकता है। क्या वागड़ क्षेत्र में कोई ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जहां किसी समाज ने सर्व समाज के हितों को हित में कोई आयोजन किया हो? अब सर इसमें आपके गांव का ही उदाहरण ले लीजिए। जी मुझे वर्ष नहीं याद है, आपके गांव में एक जो रक्तदान जी ऐसा जी एक बहुत बिल्कुल बड़ा सर। शिविर हुआ था। जी तो इसमें जो रक्तदान है वो शायद आपको नहीं पता वो रक्त किसके उपयोग में आया। जी जी आपने तो रक्तदान करके संबंधित संस्था को, दे दी। लेकिन कितनों की जान बचाई होगी, जी जाने अनजाने। जी बिल्कुल। तो ये ऐसा काम है ना सर। हमारे जैसे मैं पाटीदार समाज से हूँ, तो हमारे पाटीदार युवा सेवा समिति बनी हुई है। जी तो एक बार हमारे पाटीदार युवा सेवा समिति ने हेल्थ चेकअप शिविर करवाया। तो हमारे सब युवाओं ने ऐसा कहा, सारे युवाओं ने ऐसा मिलकर कहा, एक साथ एकजुट से पाटीदार युवा सेवा समिति के सारे सदस्यों ने एक साथ कहा कि सेवा कार्य है वो जाति आधारित नहीं हो सकता। सेवा कर रहे हो ना आप, जी तो उसमें जाति आधारित नहीं हो सकता, वो तो मानव सेवा का काम है। तो सबकी स्वीकार्यता से लगा कि नहीं ये सबके लिए हमको करना चाहिए। जी तो जो हेल्थ चेकअप शिविर में सब जातियों के जैसे जांच हुई, हमने पाटीदार युवा सेवा समिति हमारे संचालित है, उन्होंने एक बार उस सेवा समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर एक पुलिस कांस्टेबल का शारीरिक दक्षता की प्री तैयारी के लिए जी एक जी व्यवस्था की, जिसमें दौड़ वोड़ सब उसी तरह से डेकोरम के साथ किया। तो उसमें भी सर्व समाज के लोग बुलाए कि एक जाति आधारित कोई अगर आप सेवा कार्य या कोई सहयोग का काम करना चाह रहे हो और जाति आधारित करते हो, तो उसमें फिर सेवा कार्य का भाव तो लुप्त सा हो गया। लुप्त सा होगा। तो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, तो उसमें सब जातियों को सम्मिलित किया। जी जी तो ऐसे सब समाज ऐसा करते भी हैं, ऐसा नहीं करते, सब समाज करते हैं। तो उसमें ऐसा सब समाज अगर करने लगे तो शायद सबको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जी थोड़ा तुम सहयोग करो, थोड़ा कोई और करेगा, थोड़ा कोई और करेगा, सबका काम भी हल्का हो जाएगा और सबका एक दूसरे के प्रति सहयोग हो जाएगा। जी। तो सर वो आप कांस्टेबल वाला जो भी किया था उसमें कितने का पार्टिसिपेट आए थे? सर उसमें सारा जो हमने उसका आयोजन करवाया था, सारे हमारे युवा सेवा समिति के सारे सदस्यों ने मिलकर, जी उसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा के सभी जातियों के लोग लगभग रजिस्ट्रेशन 750 के आसपास हुए थे। जी लेकिन जिन्होंने भाग लिया वो लगभग 450 से 500, मुझे एग्जैक्ट इसका आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन नहीं, अनुमानित अनुमानित जो भी हो। 500 के आसपास लोग उसमें जी युवाओं जी ने भाग लिया था शारीरिक दक्षता परीक्षा में। जी और ऐसा डेकोरम लग रहा था कि जैसे वाकई में ये शारीरिक दक्षता हो रही है। जी जी और आने वाले जो उनके सब चयन के बाद कई लोगों के फोन भी आए हमारे सदस्यों पर, जी जी अलग अलग जो हमारे आयोजक मंडल में जो शामिल थे उस सभी सदस्यों पर फोन आए और उन्होंने धन्यवाद भी दिया, स्पेशली भी धन्यवाद दिया उन्होंने फोन करके। तो ऐसा एक आयोजन करवाया था, सब समाज कराते हैं, हो सकता है मुझे जानकारी में नहीं होगा, लेकिन बाकी समाज भी सब प्रयास इसके लिए करते हैं। जी। मीडिया और सोशल मीडिया किस प्रकार उपयोग कर वागड़ क्षेत्र में समरसता की भावना को फैलाया जा सकता है? सर क्योंकि अभी जी जी हाँ क्योंकि आज वागड़ की सामाजिक समरसता कहीं न कहीं उलझ रही है। सर, एक कंसेप्ट है जो दिखता है वो बिकता है। जी हम मीडिया का वो से कहते हैं कि आपने ये मीडिया में क्यों डाला है, ऐसा क्यों है। तो मैंने आपको पहले कहा है कि जो लोग
नकारात्मक विचार फैलाते हैं, जी जी वो धड़ाधड़ मीडिया पर डालते रहते, ये इसके साथ हुआ, ऐसा हुआ। कहीं सर एक भेदभाव का कोई उदाहरण होगा, इनकार नहीं कर सकते, जी बिल्कुल सर। होता भी है, जी मानव स्वभाव है। मैंने कहा कोई मानव अपने आप में परिपूर्ण नहीं अपन है। खुद भी नहीं है कि कोई दुनिया में, नहीं तो देवता बन जाते। किसी ने एक जगह भेदभाव कर लिया, अब जो वो नकारात्मक विचार वाले लोग क्या करेंगे, उसको सामने रख देंगे कि साहब यहां तो ये भेदभाव हो गया। अब आप खुद सोचिए, विज्ञान में भी अगर कोई दवाई या मार्केट में आती है तो क्या एक बार के परिणाम के आधार पर आती है वो? नहीं। उसका सैकड़ों बार उसका प्रयोग किया जाता है, जी सैकड़ों बार उसके परिणामों का निष्कर्ष निकाला जाता है, तब जाके उसको कि हाँ ये दवाई इस बीमारी में काम हाँ लगेगी। लगे। ऐसा तो नहीं है एक बार किसी की बीमारी ठीक हो गई और उस दवाई को बाजार में दे दिया, नहीं ऐसा तो होता नहीं है शायद मेरे ख्याल से। नहीं सर। तो कोई एक उदाहरण पकड़कर जो नकारात्मक विचार वाले वो सामाजिक समरसता का भाव बिगाड़ते हैं। तो हमको चाहिए, जो हम समाज को जो समरस बनाना चाह रहे हैं, जो लोग मिलकर, हम सबको चाहिए कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास हैं जो सामाजिक समरस के लिए करते हैं, हम उनको भी पोस्ट करें, हम उसको भी अपने सोशल मीडिया के जी जो जी विभिन्न बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है उस पर लाएं, हम उसको भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से ले जाएं। हम क्यों उसको सामने नहीं लाए? जी हम बिल्कुल। सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन होता सर वही है, अपने आप को सामने ला नहीं पाते। और वो एक उदाहरण ऐसा कहीं मिलता है, उसको वो भुनाकर जनमानस के जो मन है, जो उसमें एक नकारात्मक विचार ले आते हैं, जो एक खाई पैदा कर देता है। और ये कौन करते हैं? वो किसी न किसी दृष्टि से अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले लोग हैं। वो जी बिल्कुल सर। आम व्यक्ति से उससे कोई लेना देना नहीं है, आम व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन वो उसको जानबूझ के उसको साथ में इन्वॉल्व करते हैं, देखो ये ऐसा करते हैं अपने लोगों के साथ। जी लेकिन सैकड़ों जो समरसता वाले जो कार्यक्रम हैं उनको हम नहीं पहुंचा पाते सर, हम सब विफल हैं। सही बात। तो हम सबको चाहिए कि हम ऐसे जो अच्छे कार्यक्रम है उसको भी समाज के सामने रखें, उस विषय को भी समाज के सामने बताएं। मतलब जो भी सकारात्मक रूप से सर्व समाज कार्य कर रहा है उसको ज़्यादा प्रसारित किया जाए। उसको सर लाना पड़ेगा, जी बिल्कुल सर, सही बात है ये। उसको नहीं लाओगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सही बात है। कि आपने एक जगह किया सामाजिक समरसता से युक्त, बरबुदनिया में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सर्व समाज ने साथ मिलकर भोजन किया, सर्व समाज एक साथ जुट के काम में लगे हुए हैं, सर्व समाज के लोग ये आयोजन में लगे और कोई धार्मिक अनुष्ठान किया। अब किसी एक समाज, एक गांव में, छोटे से गांव जहां कहीं कंसेप्ट पहुंचा नहीं है ये, उस गांव में एक समाज ने किसी समाज से भेदभाव कर लिया, वो उस बात को मीडिया में ले आए और समाज में खाई पैदा कर दी। जी बिल्कुल सही बात तो है। उस समय बरबुदनिया को चाहिए कि वो जो समरसता युक्त काम किया है वो समाज के सामने रखे। जी बिल्कुल। तो जो खाई पैदा करने वाले लोग हैं वो शक्तिहीन और बलहीन होंगे। जी बिल्कुल सर। क्या शिक्षा और युवाओं की सक्रियता भागीदारी सामाजिक समरसता को स्थायी बना सकता है? ये युवा ही कर सकते हैं, भारत युवा राष्ट्र ऐसा माना जाता है। तो ये जो समरसता की खाई को दूर करना, वो युवाओं की महती जिम्मेदारी। जी ये क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं आजकल, और सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म पर ये सबसे ज़्यादा कौन चलाता है? युवा। युवा चलाते हैं। तो जिसको हम जितना प्रमोट करना चाहेंगे उतना उतना प्रमोट करेंगे। कर सकते। तो ये जो असमानता का भेद है, वो पहले तो क्या हुआ कि अखबार नहीं थे तो जी एक जगह ऐसा कोई हो गया तो बहुत समाज में ऐसा जाता नहीं था जरूर। संदेश, जी जी लेकिन अब तो फटाक से पहुंच जाता है 1 मिनट में कि साहब यहाँ तो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, इसके साथ ये भेदभाव कर लिया। तो हम सब जो सोशल मीडिया का जो जिम्मेदारी से उपयोग करते हुए, समाज हित में उपयोग करते हुए, राष्ट्र हित में उपयोग करते हुए, जिम्मेदारी भरी पोस्ट है जो हमारे टैक्स, हम व्यक्तिगत पोस्ट करें हमारे लिए, जी मैं कहता हूँ आप अपने व्यक्तिगत पोस्ट 10 करें, लेकिन 5 पोस्ट समाज के लिए करें, जी 5 पोस्ट गांव के लिए करें। ये बहुत जरूरी है जी सर। ताकि अच्छी बातों का भी प्रचार प्रसार होता होना रहे। चाहिए। जी इसे मेरे युवाओं से भी ऐसी अपील है कि जो जो अच्छी बातें होती हैं आप अपने सोशल मीडिया का, चाहे कोई प्लेटफॉर्म आप उपयोग करते होंगे, चाहे वो फेसबुक होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम होगा, चाहे विविध जो जितने भी आपके हैं एक्स पर करते होंगे,
तो उन सब का उपयोग समाज हित में भी, आप अपनी पोस्ट करिए, व्यक्तिगत पोस्ट करिए, लेकिन आप गिनिए कि महीने में मैंने समाज हित की कितनी पोस्ट की, गांव के हित की कितनी पोस्ट की। उसको पोस्ट का जो दायरा है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी जी। मेरी आप सबसे निवेदन है साहब। सर आपने पहले बताया कि गांव अगर मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होंगे, तो आप ये मार्ग बताएं कि गांव कैसा होना चाहिए। अभी सब हम सब अखबारों के माध्यम से, विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, जी। हमारे गांव को तीर्थ जैसा। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो गांव की वस्तु गांव में, जैविक खाद्यान्न गांव में मिले। जी बिल्कुल। हमारे गांव का उत्पादन है दूध का, तो दूध उसका गांव में मिल जाए हमारे। तो ऐसा अपने गांव के लिए अपना यथासंभव सहयोग दें, जी। और नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो व्यवधान, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करें। जी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हो सके तो सहयोग करें अपना जितना भी, चाहे वो विभिन्न विषय हो सकते हैं, वो सामाजिक समरसता हो सकता है, जी। वो जी। पर्यावरण हो सकता है। गांव में अभी बारिश का मौसम है तो पर्यावरण के मामले में, पेड़ पौधे लगाने के मामले में, पीपल बरगद ऐसा पेड़ पौधे लगाने के माध्यम हो सकता है। फलदार पेड़ गांव में लगाने के माध्यम हो सकता है। और बहुत सारे जो विषय हैं, माने स्वदेशी का जो उपयोग, हमारे गांव की कोई चीज़ें, अथवा स्व का बोध, हमारी परंपराओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, ऐसा हम जितना भी अपना, एक यूं कहते हैं कि गिलहरी जितना जितना सहयोग, जी सर। ऐसा कि सेतु बन रहा है और गिलहरी ने कितना सहयोग किया, हम उतना ही कर पाते हैं शायद, उससे अधिक कर नहीं पाते। नहीं। गांव बहुत बड़ा है, बहुत बौद्धिक चिंतन वाले लोग भी रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वडील रहते हैं। जी। लेकिन हम भी हमारी सोच से जितना हम सहयोग करते हैं करें, और सहयोग नहीं करें तो व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, जी बिल्कुल सही बात है ये सर। तो भी गति बढ़ेगी। लेकिन जब जब कुछ लोग अच्छा करते हैं, व्यवधान उत्पन्न होता है, तो मन उनका हारता है। तो जी। उनके मनोबल को बढ़ाएं, और सब हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है कि अपने गांव की व्यवस्थाओं को ठीक करें। अपने अपने गांव ठीक होंगे तो हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा नहीं। नहीं। भारत गांवों का देश है, गांव मजबूत होगा तो भारत अपने आप, जो हम जिस कल्पना को करना चाह रहे हैं, जो हम भारत को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाह रहे हैं, उस जी। ऊंचाइयों पर, माने जो वो विश्व गुरु जो पहले से हैं, जी। और इसको वापस पुनर्स्मरण करवाना है हमको। विश्व गुरु हम हैं, जी। उसका जी। पुनः, जी। ऐसा नहीं हमको बनाना है, उसका जो पुनर्स्मरण कराना है वो हम पुनर्स्मरण करवा पाएंगे। तो गाँवों का जो मजबूत बनाना हम सबको बहुत बस। ज़रूरी है। जब हमारे गांव में हमारा काम हो गया तो हमारे पड़ोस का गांव है, चाहे वो जनजाति बिखरी बस्ती ऐसा गांव है, तो उस तक भी हमको पहुंचना है। हमारा गांव मैंने हमारा पूरा गांव का है, हमारा जी जो हाँ। गांव का मतलब। कभी कभी गांव का जो अवधारणा है वो हम उसको संक्षिप्त रूप में लेते हैं, लेकिन पूरा गांव, हमारे गांव के उस परिसर में, जैसे आसपास में बरबुदन, जितने हाँ, पर बरबुदन पंचायत में जितने रहने वाले लोग हैं, सबकी व्यवस्था हमारी जैसी होनी चाहिए। इस भाव को लेकर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम जो सोचते हैं कि कैसा जीवन, कैसा राष्ट्र होना चाहिए, वो हमारी जो अवधारणा है वो पूरी हो सकेगी। जी बिल्कुल बोलिए। सर आपने द संदीप शो में बता रहे, इसके लिए सर दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत ने हमें बताया कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र नहीं देती, यह चेतना देती है, चरित्र बनाती है और समाज में समरसता लाती है। आज मनोज पाटीदार जी जैसे अधिकारी जब अपने कर्तव्य और मिशन बना लेते हैं तो गांव के स्कूल ज्ञान के मंदिर बनते हैं और बच्चे देश के भविष्य। आपका हमें समय देना, हमारा पॉडकास्ट सुनना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब तक सिर्फ हमें देखने वालों में से 30% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा है, कुछ महसूस किया है, तो आपसे निवेदन है, अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें, ताकि ये सकारात्मक बातें औरों तक भी पहुंचे। क्योंकि द संदीप शो एक शो नहीं, एक यात्रा है, शिक्षा से समाज तक, प्रेरणा से परिवर्तन तक। फिर मिलेंगे एक नए अतिथि, एक नई कहानी
और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।